दोस्तों सेट में बहुत में खुशान जनाब 5 का टोला इन्ना लिल्ला काजी साहब ने ना सिर्फ शिकंजे को टाइट कर लिया है बल्कि जनाब अब तो चीखें और ज्यादा आने वाली हैं। मुझे इस तरह लग रहा है जनाब कि जैसे जैसे इंतखाबात का बिगल बज रहा है, जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है, जैसे जैसे जनाब इलेक्शंस की डेट करीब आ रही है, ये जो चीखो पुकार है, ये जो पिट स्यापा है जनाब, इसके बढ़ने के इम्कानात सामने आते चले जा रहे हैं। बल्कि अब तो मुझे इस बात का भी शुबा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महज ख्वाहिशात के ऊपर शायद न की जा रही हो, क्योंकि जिस तरीके से जनाब नवाज शरीफ साहब ने मानसरा के अंदर खिताब करते हुए 5 के टोले को जालिमों का टोला करार दिया था, और आज मुझे इस तरह लग रहा है जैसे वही जालिमों के टोले का यौम हिसाब आने वाला है। कुछ इस तरह का सीन आज डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट या काबिल जिक्र इवेंट्स हुए हैं जिनको हम किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उनमें से एक इवेंट 5 के टोले के इख्तिसाब के मुकम्मल बंदोबस्त करने के हवाले से है, जबकि दूसरा जो इशू है वो है जनाब कासिम खान सूरी साहब के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक ऐसे बहरान का शिकार कर दिया जिसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और उन्होंने गैर आईनी रूलिंग देकर आर्टिकल 5 का सहारा लेकर इमरान खान के इशारे के ऊपर जो कुछ किया था वो अब तारीख का हिस्सा है, लेकिन वो भी तो है तो काबिल एहतसाब। और जब काजी मौजूद हो और काजी मुकम्मल तौर पर यकसू भी हो, तो फिर क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कोई भी कल्प्रिट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से एहतसाब के शिकंजे से बच जाएंगे? इसका जवाब है जनाब एब्सोल्युटली नॉट। तीसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे है, जहां पर जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है फैज हमीद साहब, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब की खिदमत हासिल कर ली। और आपको पता है ख्वाजा हारिस साहब कितने जबरदस्त किस्म के वकील हैं, और ख्वाजा हारिस साहब भी जो है ना, वो कहते हैं ना कि जब सामने आती है ना चीजें तभी पता चलता है कि बंदा किन्ने के पानी चे। आज जब ख्वाजा हारिस साहब भी काजी के सामने खड़े थे तो उनकी थर थर कांपती हुई टांगे बहुत दूर से कैमरे के अंदर से नजर आ रही थी कि भाई ने एस भाई का भी हालत बड़ा बुरा है। बिल्कुल वैसे ही सलूक हो रहा है इनके साथ जैसे मुख्तलिफ सीनियर वकला के साथ हो रहा था। तो जनाब ये जो तीनों चीजें हैं बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, खास तौर पर कासिम खान सूरी के हवाले से, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। ये जो डेवलपमेंट है कासिम खान सूरी के हवाले से, ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि जो इमरान खान साहब हैं, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी और उसी वक्त ये साइफर के पनियर को इमरान खान साहब ने कई पटारी में से निकाला था और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलकर एक साजिश रची थी पाकिस्तान के अवाम को बहकाने के लिए, उनको डिट्रैक करने के लिए और उनमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उभार कर अपने जो है ना इर्द गिर्द इकट्ठा करने के लिए और हकीकी आजादी का नारा बुलंद करके पाकिस्तान को हकीकी गुलामी में झोंकने के लिए ये सारा कुछ एक प्लान को स्टेज किया गया था। और इस ड्रामे को स्टेज करने के लिए जनाब कासिम खान सूरी साहब ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया था। ये अलग बात है कि कासिम खान सूरी साहब भी अपनी इंतखाब से लेकर 5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुतनाज़ा हैसियत के हामिल हैं। उनका इंतखाब भी मुतनाज़ा था, उनका इंतखाब होने के बाद असम्बली की रुकनीयत भी मुतनाज़ थी और उसके बाद असम्बली में उनका बतौर डिप्टी स्पीकर रोल भी मुतनाज़ा तरीन ही था। और जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज दौरान समात जनाब कासिम खान सूरी साहब के भी धुएं निकाल दिए, ये कहकर कि कासिम खान सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। और फिर उनका ये कहना था कि कासिम सूरी को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया जाएगा। और उसका बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि काजी साहब ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया, खास तौर पर कि जो कासिम खान सूरी की रूलिंग थी जो अप्रैल के अंदर हुई थी, कासिम खान सूरी की रूलिंग ने हकीकी मानों में पाकिस्तान को इंतशार का शिकार किया। दौरान समात जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो कासिम खान सूरी है उसके इलेक्शन को चैलेंज करने और उनको स्टे ऑर्डर देने के हवाले से मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो कासिम खान सूरी के कौंसल जनाब नईम बुखारी से किए। और नईम बुखारी साहब का जो डिफेंस है वो सिर्फ ये था कि कासिम सूरी ने 16 अप्रैल
1922 को इस्तीफा दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने वो तारीख साज रिमार्क्स किए जो मेरा ख्याल है कि सुनहरी हरूफ से लिखे जाने चाहिए, और इन तमाम सवालात का जनाब नईम बुखारी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवाल किया कि जब आपने असेंबली तोड़ी थी तब स्टे पर थे ना? कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की सजा या कार्रवाई तजवीज की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। और फिर जो रिमार्क्स है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जामात हैं बिल्कुल उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये वाले रिमार्क्स जो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दिए थे। आपको पता है कि शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था? शौकत सिद्दीकी साहब ने ये कहा था कि इन्वॉल्वमेंट हो रही है बेंच साजी में और जजों पर दबाव डालकर फैसले लिए जा रहे हैं। अब जनाब जो काजी फैज ईसा साहब हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और अवाम की तबाही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मेरा इदारा नहीं है। इसका मतलब ये है जनाब के जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला चूंकि आज आया है, उनके केस को भी उसका फैसला महफूज कर लिया गया है, और उस पे भी जो है जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने बहुत ही ज्यादा सीरियस सवालात उठाए। और ये हमारा एक दूसरा इशू भी था जिस पर हमने इस जो है प्रोसीडिंग के हवाले से भी बात करनी थी। तो फैसला उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का महफूज कर लिया है। अलबत्ता ये जो कासिम सूरी साहब है इनके मामले ने यकीनी तौर पर बहुत सारी जगहों पर ना सिर्फ आग लगा दी है बल्कि उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जनाब काजी के शिकंजे से अब कोई बच नहीं पाएगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब शौकत सिद्दीकी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू फिक्स होता है, और वहां पर मुख्तलिफ जो जिनको पार्टी बनाया जाता है, फरीक बनाया जाता है, उनके वकला या उनकी तरफ से नुमाइंदगी के लिए मुख्तलिफ कौंसल्स पेश होते हैं। और खास तौर पर 2 लोग जिसमें ब्रिगेडियर हनीफ रामे हैं और जनाब साबिक डीजीसी उस वक्त के मेजर जनरल और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल जनाब फैज हमीद साहब के कौंसल मुश्तरका कौंसल ख्वाजा हारिस साहब वो पेश होते हैं। और ख्वाजा हारिस साहब पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के आगाज पर ही कहते हैं कि मैं जनरल फैज हमीद की तरफ से और जनाब रामे साहब की तरफ से पेश हो रहा हूं, और हमारा मौकफ ये है कि हम इन चार्जेस को जो जनाब शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए हैं हम इन चार्जेस को तस्लीम नहीं करते। जनरल फैज हमीद के वकील ने कहा कि जो है ना सवाल ये हो रहा था कि जो इल्जामात आयद किए गए हैं उनको सच या झूठ कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि इस कार्रवाई से पहले जनाब शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से ये बात सामने आई थी कि उनके पास जनरल फैज हमीद साहब के साथ होने वाली मुलाकात के कुछ सबूत, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट मांगेगी वो तमाम सबूत तो वो सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किए जा सकते हैं। यानी जनरल जो हैं जनाब शौकत सिद्दीकी साहब वो कन्विंस्ड थे और बड़े मुतमईन थे कि वो इस बात को साबित कर देंगे कि वो झूठे नहीं हैं, और उनके साथ जो फैज हमीद साहब हैं उन्होंने मुलाकात की। अब जो है ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने मुलाकात नहीं की, बाकियों ने भी कहा कि इस तरह की चीजें नहीं है, इल्जामात गलत है। मामला आ जाता है तकरीर के ऊपर। जब तकरीर के ऊपर मामला आता है तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि जनाब हमें हकायक को नहीं भूलना चाहिए। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया गया फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। बार काउंसिल्स की मीटिंग में कई जजेस तकरीर करते हैं, मसला तकरीर का नहीं तकरीर के मतन का है। जज का कोड ऑफ कॉन्डक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। मसला तब होता है जब आप अपनी तकरीर में किसी पर इल्जामात आयद करते हैं। बरतानिया में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहस मुबासों में भी शरीक रहते हैं। फिर इस पर जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि अगर इल्जामात दुरुस्त भी हैं तो क्या शौकत सिद्दीकी साहब का बतौर जज तरीक़ाकार मुनासिब था। इस पर काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि तकरीरें 2 तरह की होती हैं। जज को तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, लेकिन
जो मसला शौकत सिद्दीकी साहब ने उठाया है कि क्या अदालत उस मामले की तहकीकात कर सकती है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस आईनी तौर पर रिमांड हो सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस वापस नहीं भेजा जा सकता। शौकत सिद्दीकी रिटायर हो चुके हैं, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला नहीं देख सकती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि जनाब वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस में अपील दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत की अपील को शौकत सिद्दीकी केस के साथ यकजा करके सुना जाए, यानी मंजी पायन ठुके ठुके। वो कैसे? अब यहीं पर आकर जो मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपसे कहा था ना कि 5 का टोला इन्ना लिल्ला, यहां पर आकर उस कहानी का सिरा जुड़ता है। आफिया केस जो है, आफिया शहरबानो केस, ये सामने आया था। इसका फैसला जून 2022 में 2 रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें जनाब इजाजुल एहसन और जनाब मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, और इन्होंने वफाक को नोटिस किए बगैर एक फैसला तहरीर कर दिया था। और उस फैसले में इन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको लिमिट कर दिया था। उनका यह मानना था कि अगर कोई जज मुस्ताफी हो जाता है तो रिटायर्ड जज या मुस्ताफी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम सिर्फ हाजिर सर्विस जज साहिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए है। अब यहां पर आकर वही नुकता आ जाता है कि जस्टिस मुज़्ज़फ़र अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इसी फैसले को शील्ड बनाते हुए इस बात का इजहार किया था कि जनाब आप हमारा केस ना सुने, क्योंकि अब तो हम इस्तीफा दे चुके हैं, हमारा अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब हुकूमत ने जनाब ये वाला जो है ना प्ली उसको भी वाड़ के रख दिया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि उन्होंने आफिया शहरबानो केस को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज किस बुनियाद पे किया है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत इसमें इस्तदा की गई है कि जनाब रिटायर्ड जज भी काबिल एहतसाब हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस बात का इख्तियार है कि वो रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब अगर इस कार्रवाई के लिए ये जो इस्तदा है इसको तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर जनाब साकिब निसार भी गए हो, फिर जनाब आसिफ सईद खोसा भी गए हो, फिर जनाब शेख अजमत सईद भी गए हो, फिर जनाब एजाज अफजल साहब भी गए, फिर जनाब इजाजुल एहसन भी गए, फिर जनाब उमर अता बंदयाल भी गए, फिर जनाब जो है मुज़्ज़फ़र अली अकबर नकवी भी गए। तो फिर तो जनाब यहाँ पर तो एक ऐसी रेड लग जाएगी कि आपकी सोच होगी। वो तमाम लोग जिन्होंने ये जो पनामा केस के अंदर जालिमों का टोला बन के एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया था, हंसते भसते फलते फूलते मुल्क को तबाही के गड़े में डालने के लिए, जनाब उनका तो होना एहतसाब। अब देखें आप यहाँ पर देखें ना कि मुतालबा क्या है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का ये है ना जी, एहतसाब होना चाहिए, बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। आपको याद है मानसहरा का जलसा, क्या कहा था नवाज शरीफ ने? यही कहा था ना कि वो लोग जिन्होंने हंसते बसते पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इमरान खान की भेंट चढ़ाया उनका एहतसाब होना चाहिए। वो जालिमों का टोला है। 5 का टोले का उन्होंने जिक्र किया और कहा जनाब ये जो 5 का टोला है ये पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का टोला कौन था? जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद। एहतसाब होना चाहिए, आपके सामने चल रहा मामला, ठीक है जी। दूसरा 5 का टोला, 5 के टोले के अंदर कौन कौन शामिल था? पनामा के 5 जजेस, उनमें से इस वक्त कौन कौन हाजिर सर्विस है? एक भी नहीं। सब कहां पे हैं? रिटायर हैं। अब चूंकि रिटायर है या मुस्ताफी हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फोरम कौन सा है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे रुकावट क्या खड़ी की गई थी कि जनाब ये रिटायर्ड जजों का एहतसाब नहीं कर सकते। अब आ गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, अपील का मिल गया है हक। अब अपील के अंदर क्या होगा कि जो पहला बेंच था 2 रुकनी उससे बड़ा बनेगा और कम से कम 3 रुकनी या 5 रुकनी, और उसके अंदर वो जज जिन्होंने फैसला तहरीर किया था यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो इसमें शरीक नहीं होंगे, इसमें मौजूद नहीं होंगे। कोई जज अपनी जजमेंट को रीजज नहीं कर सकता, एक मुसलमान उसूल है। साइड पे हो जाएंगे जनाब वो, उसके बाद एक नया फ्रेश बेंच बनेगा, वो आके इस केस को सुनेगा और मेरिट के ऊपर जनाब एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए ना जी, सबको होना चाहिए। चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए। जब एहतसाब होगा
एहतसाब होगा, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आएगी कि जनाब बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? काजी साहब कहेंगे कि नहीं एहतसाब नहीं होना चाहिए, मेरे पेटी भाइयों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। वो तो कहेंगे पायन मेरे पेटी भाइयों का एहतसाब जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो मिसाली हो, क्योंकि ये ईमानदारी नहीं है ना जी, ये तो आइंदारी है। जब एहतसाब हो और मिसाली हो तो फिर क्या निकलेंगी? फिर निकलेंगी चीखें। जब निकलेंगी चीखें तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो शिकंजा जो काजी ने डाला है वो शिकंजे को करेगा टाइट। जब होगा ये शिकंजा टाइट तब तो जनाब आ जाएगा मजा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इस तरह लग रहा है कि ये 8 फरवरी से पहले पहले ये जो सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली खराबियां हैं ये होंगी दूर। और कासिम सूरी साहब के लिए जो फटा है इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ, उसको भी कर लिया गया है रेडी। संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है कासिम सूरी पर। संगीन गद्दारी का मुकदमे में जो सजा है वो है सजाए मौत। और सजाए मौत को अगर खुद वो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही हो तो फिर पायन किन्ने बचाना है? तैयार हो जाए कासिम सूरी साहब और ये 5 का टोला इन्ना लेला। अपने आगे जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।